नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र में इस सप्ताह क्या कामकाज हुआ। लोकसभा में पहलगांव में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही राज्यसभा में भी विस्तार से इस मुद्दे पर इस सप्ताह चर्चा हुई। हालांकि बिहार में मतदाता सूची से संबंधित चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते संसद की कार्रवाई में गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस मुद्दे की गूंज संसद के मानसून सत्र से लेकर चुनाव आयोग तक सुनने को मिल रही है। कामकाज के लिहाज से संसद का ये सप्ताह कैसा रहा, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी से। योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में के लक्ष्मण जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा इस सप्ताह संसद के कामकाज का है। आप कैसे देखते हैं संसद का जो बीता सप्ताह रहा है कामकाज के लिहाज से? खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है दोनों सदनों में। क्या कहना है आपका? ये मानसून सत्र जो 21 दिन के लिए जो घोषणा हुआ, जुलाई 21 से लेकर अगस्त 21 तक, पहले दिन से ही विपक्ष सदन न चलने के लिए जो साजिश किया जी, शोर मचाया, सिंदूर के बारे में चर्चा के लिए मांग किया या अन्य कुछ मुद्दा उठाया। मैं सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार था, मगर विपक्ष ने हंगामा करना या शोर मचाना, पार्लियामेंट माने डिबेट करना, डिस्कस करना, डिसाइड करना, ये लोकतंत्र के माध्यम से लोग बड़ी उम्मीद से यहाँ लोग हमको भेजते हैं। मगर जब सिंदूर की बात आया, जैसे बताए जी, सदन चलने से पहले क्या माहौल बनाया देश के अंदर, सरकार ने विफल हो गया, ट्रंप के आदेश अनुसार ये सीज़फायर घोषित किया, ऐसे मुद्दा खड़ा करे। तो जब चर्चा के लिए राज्यसभा में तो 16 घंटा चर्चा के लिए अनुमति जब दिया जी, जो सवाल उठाए सरकार के खिलाफ विपक्ष ने पर्दाफाश किया। क्योंकि आज़ादी के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर को लेकर 370 धारा से लेकर कांग्रेस ने नेहरू ज़माने से लेकर जी, किस तरह वो आतंकवाद के ये मसले पर उनका रवैया क्या था, खुलासा किया। विदेश मंत्री भी हो या हमारे आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री, जब 16 घंटा चर्चा के लिए अनुमति दिया, उसमें सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से चर्चा होने के बाद जब आदरणीय गृहमंत्री जब उत्तर देने के समय में पता नहीं क्यों विपक्ष भाग गए जी। विपक्ष सदन में पूरे विपक्ष कांग्रेस से लेकर, क्योंकि कांग्रेस का तो इतिहास सभी को पता है किस तरह सेना को अपमान किया हो। हर बार चाहे उरी का जब हादसा हुआ उसके ऊपर सवाल उठाए, सेना का वो प्रूफ मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक्स के समय में भी बालकोट का जब भी प्रूफ मांग रहे थे। इस तरह पूरे सिंदूर जो हुआ पहली बार ऐसी घटना, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं चाहते थे कि जो विकास देश के अंदर हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर जी, जब 370 धारा हटाया तब से लेकर ये चंद दिनों में विकास, रोड्स हो, रेलवेज हो, और इतना फ्लाईओवर्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IIT, बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ पत्थरबाज बंद हो गया, स्कूल चलने लगे, कॉलेज चलने लगे, दफ्तर को लोग आने लगे जी, और वहाँ रोजगार मिलने लगा। 30,000 सरकार के कर्मचारी को नौकरी दिया गया 370 धारा हटाने के बाद। मुख्य धारा में लोग आने लगे। तो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजन करने के जो पाकिस्तान ने साजिश चलाया, मगर लोगों ने उसका किस तरह विरोध किया। मगर ये सब मुद्दे आने के बाद मुझे आज भी समझ में नहीं आता क्यों इतना सीनियर नेता विपक्ष का राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे सहित
क्यों सदन छोड़ के जाना पड़ा। जी, राज्यसभा से क्यों वॉकआउट किया कांग्रेस पार्टी ने और विपक्षी दलों ने, एक बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया। योगेंद्र चंदोदिया जी, लोकसभा में भी करीब 16 घंटे चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं को लेकर। सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी ने सभी बिंदुओं पर अपना पक्ष देश की जनता के सामने रखा, दुनिया को संदेश दिया, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जो नीति है। आप कैसे देखते हैं इस चर्चा को? देखिए, 21 अगस्त को मानसून सत्र शुरू होना था जी। हर सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इस सदन के अंदर आता है। आज 10वां दिन है इस लोकसभा का जी। 10 दिन में से 7.5 दिन कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने सदन का समय खराब किया। मात्र 2.5 दिन जो है हाउस चला और बार बार हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी बार बार कहते रहे सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है। उनके बार बार कहने के बावजूद वैल में आ जाना, शोर मचाना, और कभी हाउस 12 बजे तक एडजोर्न हुआ, फिर 1 बजे तक हुआ, फिर 2 बजे तक हुआ। पहला सप्ताह 21 से लेकर 25 तारीख तक हाउस नहीं चला जी। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम सरकार की तरफ से हर बात का जवाब देने को तैयार हैं, आप हाउस को चलने दीजिए। स्पीकर साहब ने कहा प्रश्नकाल जो है यह केवल सांसदों का है जी। और 0 आवर सांसदों का है। 377 के अंदर आप क्षेत्र के मुद्दे जो है वो उठाते हैं। आपको देश की जनता देख रही है इस लोकसभा के अंदर कि विपक्ष की भूमिका क्या है। उनका एक ही बात था, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो करना चाहते थे, बोलते थे, लेकिन चर्चा के समय वॉकआउट करते थे, वैल में आ जाते थे। और उसके बाद 16 घंटे की चर्चा का समय तय हुआ जी। दोपहर बाद सदन चला, रात 1 बजे तक सदन चला, अगले दिन भी सदन चला। और देश के रक्षा मंत्री जी ने शुरुआत के अंदर ही उनको आड़े हाथ लिया और भारत की जो रक्षा नीति है, भारत के जो हमारे पराक्रमी साहसी उनका जो सैनिक हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को समाप्त किया। इस बात का मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को पेट में दर्द है। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक के रिकॉर्ड मांगते हैं, और कभी वो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का, तमाम विपक्षी दलों का कोई विशेष प्रेम जो है पाकिस्तान के लोगों से है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की चिंता करते हैं। और 16 घंटे की बहस में देश के गृह मंत्री जी ने, राज्यसभा में तो वो वॉकआउट कर गए, लेकिन लोकसभा में उनको खरी खरी सुनाने का काम देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया। और उसके बाद पानी पानी तब हो गए, तार तार तब हो गए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब अपनी बातचीत प्रारंभ की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। और उस समय तो ये भी चर्चा कर रहे थे कि वो आतंकी वहां आए कैसे, वहां क्या होता था। उनको ये मालूम नहीं है कि आज से पहले, धारा 370 हटने से पहले पाकिस्तान में पत्थर मारने की घटनाएं होती थी। पाकिस्तान का टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ा, आज इन्होंने उसको खराब कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर का जो बढ़ा उसको खराब कर दिया। कुल मिलाकर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इनको आपत्तियां जो थी एक एक करके करारा जवाब दिया। बार बार वह ट्रंप का नाम ले रहे थे, झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे 9 तारीख को उनके उपराष्ट्रपति का फोन आया अमेरिका के, और उन्होंने कहा कि कल जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी कहा और उनको टेलीफोन पे भी कहा कि भारत बिल्कुल जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा, और हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बेशक सीज फायर हो गया हो, और सीज फायर भी अगर पाकिस्तान के अधिकारी भारत के अधिकारियों से बात नहीं करते तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर विश्व के मानचित्र पटल से पाकिस्तान का नाम मिट जाता। मुझे पता नहीं ये क्यों हाउस नहीं चलने देते। और हाउस के बाद अगले दिन हाउस चला।
हाउस चला और हमारे सभी सांसदों ने 0 आवर्स के अंदर हमारे स्पीकर साहब ने सब सांसदों को बोलने का मौका दिया, और उसके बाद कल से और आज तक फिर वही हालत हो रही है। मैं ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चलते हैं तो निजी रूप से जो सांसद सदस्य होते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ प्रश्न अपने तैयार करते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, उसका कितना नुकसान होता है इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन एक सवाल के लक्ष्मण जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में और दूसरे सदन में कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर तमाम तरह के सवाल, क्वेश्चन खड़े करे, जबकि भारत सरकार के तमाम सभी मंत्रियों ने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी इस बात को सिरे से नकारा। प्रधानमंत्री जी ने भी सिरे से नकारा कि अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के मामले में नहीं रही है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राज्यसभा में बोलने का अवसर दिया पार्टी ने जी। मैं जब बात रखा था, मैं खुलासा किया, अरे आप अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप के ऊपर जितना विश्वास करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गरीब परिवार में से आया होगा, अति पिछड़ा वर्ग समाज से आया एक व्यक्ति होगा, मगर लोकतंत्र में आज 3 बार, एक बार नहीं 3 बार लोगों का दिल जीतकर विकास हो, गरीब कल्याण योजना हो, ये हमारे विरासत, ये लोगों का दिल जीतकर ये बार बार जीतने से ये राहुल गांधी और कांग्रेस सही नहीं पा रहे। कभी मोदी जी के ऊपर जाति के नाम पर टिप्पणी करते, इस तरह आप हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते, हमारे सरकार के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते। हमारा सेनानी ने जैसे बताया हमारे भाई साहब ने, किस तरह आज पहली बार हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा किस तरह डिफेंस आत्मनिर्भर के बारे में जब बोलते हैं हम करके दिखाते, इतना मजबूत किया, इतना प्रिसाइज फोकस टारगेटेड था, हमारे सेनानी ने टेक्नोलॉजी यूज़ कर मारा। अब विश्वास नहीं करते, बार बार ट्रंप का बात करते रहते, जिक्र करते रहते, हम किसी का सुने ही नहीं जी। प्रधानमंत्री तो लोकसभा में, सदन में तो बोल, जैसे उपराष्ट्रपति। मैं यही बात, अगर आपको अगर गुस्सा है मोदी जी के ऊपर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गुस्सा है क्योंकि ये लोग आपको जीतने नहीं दे, बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराया जा रहा है जी। तो गुस्सा रख सकते हैं, राजनीतिक अब लिपट सकते हैं, मगर हमारे देश के ऊपर क्यों गुस्सा जताते, हमारे सेना के ऊपर क्यों गुस्सा जताते, आपको क्यों अपमान करते, आपके बार बार सबूत क्यों मांगते, इतना बहादुरी काम जो हमारे सेना ने किया, क्यों आपका सबूत मांगते। लोग आज पूरा पता चल गया, उनका पर्दाफाश होगा, इसलिए सदन से वो भाग गए, कांग्रेस से उनके विपक्ष पूरे नेता सदन में नहीं रह सके। अरे हम तो 15 दिन के अंदर किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिए। अमेरिका सहित जब ट्विन टावर का जब हादसा हुआ, कितना समय लगा, 10 साल लगा उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, मगर आज हमारे सरकार, हमारा सेनानी ने 15 दिन के अंदर आतंकवादियों का अड्डा को पूरा ध्वंस किया और उनके एयरबेस को ध्वंस किया। और हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, मैं यही बात बताया, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार जी, दिस इज एरा ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। इस तरह मोदी जी ने देश को जब विकास के नाम पर जो आगे बढ़ते जाए, ये कांग्रेस भी सही नहीं, पर एक भाषा जैसे बोले, ये हमेशा हमारे कांग्रेस नेता ने क्यों पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान जो बोलते हैं उसके उनको ये मजबूत करने के लिए वो भाषा इस्तेमाल करते, ये गलत है। लोग समझने लगे, इसको बार बार हारने से भी ये सबक नहीं सीखे, मगर जैसे हमारे आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया, और 20 साल तक भी ये विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में रहेंगे, लोग उनको सहन नहीं करेंगे। जी, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर पे संसद के दोनों सदनों में जो 16-16 घंटे लगभग चर्चा हुई है दोनों सदनों में, उसको देश की जनता ने सुना भी है, समझा भी है, और चाहे बात विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, सबकी भूमिका को देश की जनता ने देखा भी है, सुना भी है। लेकिन योगेंद्र चंदोलिया जी, अगर मैं बिहार की बात करूं, SIR की बात मैं करूं, मतदाता सूची को लेकर बिहार में जो चुनाव आयोग प्रक्रिया कर रहा है, उसको लेकर विपक्षी दलों ने सदन की कार्रवाई में गतिरोध उत्पन्न किया, कई बार नारेबाजी हुई, लोकसभा अध्यक्ष जी ने हर बार टोका। SIR को लेकर क्या दिक्कत क्या है विपक्ष को? देखिए, कुल मिलाकर
जी। बिहार के अंदर जिस प्रकार से मतदाता सूची में ऐसे लाखों नाम जुड़े हुए हैं जो या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी घुसपैठ करके आए हुए लोग हैं, और उनके नाम अगर चुनाव आयोग उनके नामों को जांच करता है तो उनका स्वागत होना चाहिए। क्या आप बिहार की सरकार जो चुनेंगे, क्या बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी सरकार चुनेंगे? इसलिए उनको लगता है कि जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, मतदाता सूची का जांच पड़ताल कर रहा है, और लगभग 60 लाख मतदाता, कितना बड़ा एक अंक है ये जो चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है। वो अगर मतदाता बाहर होंगे, ऐसा नहीं, पूरी जांच हो रही है, ऐसा किसी का नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। और अगर ये पूरे देश के अंदर यह बात हो गई कि मतदाता सूचियों में लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण भी लोग वोट जुड़वा लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। अगर पूरे देश में रिवीजन हो गया तो अभी तो कांग्रेस और उनकी पार्टी के कांग्रेस का आंकड़ा 99 है, लेकिन मैं मानता हूं कि कितने कम पर रुक जाएगी। और इसीलिए कांग्रेस वहां के जो नेता है तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव से बहिष्कार कर देंगे। उनको पहले पता है कि हमारा जो जीतने का जो कुछ आधार है वैसे वहां बचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के कारण देश में जो विकास हुआ है, विकास की जो आंधी चल रही है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव जी का शासन रहा है, किस प्रकार से चारा घोटाले रहे हैं, तो विकास कहां हुआ? विकास तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, एनडीए गवर्नमेंट के शासनकाल में हुआ है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आते आते हो सकता है कि बिहार के चुनाव में हमारे विरोधी दल चुनाव का बहिष्कार भी ना कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बार कह चुके हैं। जी, के लक्ष्मण जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, खासतौर से बिहार की मतदाता सूची का जो मुद्दा है, जिसको SIR कह के विपक्षी सदस्यों ने सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी प्रदर्शन हम देखते हैं, नारेबाजी देखते हैं, इस तरह का एक वातावरण देखने को संसद की कार्रवाई के दौरान मिला है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात जब दिल्ली के चुनाव की थी तब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा कि उनके मतदाता सूची में नाम क्यों हैं। बिहार का चुनाव है, यह सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल, आसाम, झारखंड, हर राज्य में लगभग इस तरह का मुद्दा उठता है कि घुसपैठिए जो हैं वो मतदाता कैसे बन गए, देश के नागरिक उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखो, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव के समय में क्या बयान दिया था राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेता ने? महाराष्ट्र में पूरे फर्जी वोटर जमा हो गए, लाखों संख्या में फर्जी वोटर से जीता गया बीजेपी ने, ऐसा हारने के बाद वो जो बयान दिया था। आज फर्जी वोटर निकालने के लिए चुनाव आयोग अपना जो प्रक्रिया जारी किया, वो तो चुनाव आयोग का प्रक्रिया है। जो भी फर्जी वोटर है, जो लोग मल्टीपल वोटर से उनका निकालना है, जो लोग निधन हो गए, लगभग 18 लाख लोग जो निधन हो गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में जमा हो गया, उसको निकालने का प्रक्रिया। और जो नागरिक नहीं है इस देश का जी, वो भी वोटर बन गए। अरे सिर्फ वोट के लिए छोड़ो, देश के लिए कितना खतरा है सोचो। एक कम से कम सिर्फ आप राजनीति के लिए ये वोट बैंक राजनीति करते, आप तुष्टिकरण राजनीति करना चाह रहे। ये दुविधा जो है, महाराष्ट्र के समय में बोलते बोगस वोटर है, अभी बोगस वोटर निकालने लगे तो हार पहले से ही आप महसूस किए, इसलिए आज वजह ही ढूंढ रहे। अब इसलिए चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना प्रक्रिया कर रही है। बोगस फर्जी वोटर निकालने से आपके पेट में क्यों दर्द है? ये सिर्फ एक फर्जी वोटर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास, पहले हार मान लिए और सदन नहीं चलने का प्रक्रिया में ये SIR का ज़्यादा से ज़्यादा कौन उठा रहे वो मुद्दा? आज हमारे राज्यसभा में तो TMC वाले, पता है उनको आने वाले दिनों में बंगाल में भी ये प्रक्रिया होने वाली, इसलिए पहले ही वो चिल्लाने लगे जी। इस तरह ये पूरा देश जान रही है किस तरह आज विपक्ष के पास कुछ एजेंडा ही नहीं, बैंकरप्ट हो गया। मोदी जी के सरकार के ऊपर कोई आज आरोप नहीं कर सकते जी। इसीलिए अब जो मुद्दा नहीं है, मुद्दा खड़ा करने के जो प्रयास है
ये विफल हो गए। जी, चर्चा के लिए मुद्दे तो बहुत हैं और मैं ये जानता हूं कि आप जैसे जो सांसद होते हैं आप लोग बहुत तैयारी करते हैं कि प्रश्नकाल में सवाल हमारा आएगा और मैं जनता से जुड़ा जनहित का सवाल सदन में पूछूंगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को कहा है, ओम बिरला जी ने, कि सदन की कार्रवाई कम से कम प्रश्नकाल शून्यकाल में तो चलने दे विपक्ष। इस बात भी कई बार अपील उन्होंने की विपक्ष के नेताओं से, लेकिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल में भी बाधित हुई और शून्यकाल के दौरान भी। आखिर प्रश्नकाल में जब सवाल नहीं पूछ पाता है कोई सांसद सदस्य जनप्रतिनिधि, तो उसका कितना नुकसान होता है, कितना कष्ट होता है। के लक्ष्मण जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। कई अहम मुद्दे आपके इस बार प्रश्नकाल शून्यकाल में लगे हुए थे। क्या होता है जब आप अपना प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं इस गतिरोध के चलते? ये सदन में ये संसद का हक है, न सरकार का न विपक्ष का। ये जो मुद्दे हैं जो शून्यकाल में या प्रश्नकाल में जो उठा सके, क्योंकि लोगों का प्रतिनिधि के नाते हमारा दायित्व बनता है इस सत्र में कई मुद्दे में, क्योंकि पहले आने से पहले बहुत सारा हमको होमवर्क करना पड़ता, लोगों का मसला क्या है और सरकार को दृष्टि आकर्षण करने के लिए क्या मुद्दा उठे। इस बार मेरा कम से कम शून्यकाल में 4 बार मेरा मुद्दा आया, मगर विपक्ष ने ये शोर मचाकर हल्ला करके वो चर्चा न करते हुए किस तरह ये पब्लिक मनी कितना, आज पब्लिक तो देख रही है हमारे लिए कितना खर्च हो रहा सदन चलने के लिए। एक खास मुद्दा था आज देश भर में, आज जो हमारे स्टूडेंट्स है, यूथ है, ये कोचिंग सेंटर्स के नाम पर एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बनाए पूरा देश के अंदर। ये कोचिंग सेंटर्स नहीं है, कोचिंग सेंटर्स बन गए। ये मुद्दा उठाने के लिए 4 बार आया, मगर चर्चा करने के लिए कोई मुझे मौका भी नहीं दिया। मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इस मुद्दे को सरकार में भी ध्यान लेकर एक रेगुलेटरी फॉर्म पॉलिसी बनाना चाहिए, वरना इतने आज हैदराबाद हो, दिल्ली हो या कोटा हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों में, अरे आज गरीब पेरेंट्स जो गांव में जो आते हैं, उनका जो खेती बाड़ी 1-2 एकड़ रहता, वो बेचकर अपना बच्चों के भविष्य के लिए लाखों रुपए खर्च करे, तो वहाँ पे हो रहा क्या पे ये गलत एडवर्टाइजमेंट से लोगों को पोच करने के लिए किस तरह प्रयास कर, उसके ऊपर कई, इस बीच में राजस्थान में तो कुछ वो पॉलिसी लाए। ऐसे मुद्दे सभी के हित के लिए, चाहे हमारे खुद के लिए, पार्टी के लिए नहीं, पर समाज के अंदर किस तरह आज हमारे युवा नौजवान उसका ज़िंदगी ये कैसा बीत जा रहा है वो बताना चाह रहे। और हमारा ड्रग्स का मुद्दा था मेरा, और ऐसे मुद्दे कई हैं, मगर आज कल ही मैं एक मुद्दा स्पेशल मेंशन के माध्यम से दिया था। ये हमारे गोमंतु, अर्धगोमंतु जो जाति है पूरा देश के अंदर, उनके लिए कोई प्रतिनिधि भी नहीं बन सकता, राजनीति भी नहीं आ सकते वैसे लोग, उसके लोगों के मुद्दा उठाने के हम जैसे लोग प्रयास करते, ये विपक्ष वाले चर्चा तक नहीं करने का मौका देना, पूरा वो जाति भी इन लोगों को देख रहे हैं। ज़रूर आने वाले दिनों में इसी अगर तरह करेंगे तो ज़रूर हमेशा के लिए विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। जैसे बोले वो 100 भी नहीं, 50 भी नहीं पार सकते। जी, योगेंद्र जी, प्रश्नकाल में जब मौका नहीं मिल पाता है सवाल पूछने का, व्यवधान के कारण, गतिरोध के कारण, हंगामे के कारण, नारेबाजी के कारण, तो एक जो सांसद सदस्य होता है, जैसा कि लक्ष्मण जी ने भी कहा, अध्यक्ष जी भी कहते हैं, ये जो प्रश्नकाल होता है वो एक सांसद सदस्य का होता है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है सवाल पूछने वाला सदस्य। तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे 0 आवर्स हो, चाहे 377 हो, एक ड्रॉ सिस्टम से निकलता है। जी, प्रत्येक सांसद ये कोशिश करता है कि मैं मेरे क्षेत्र के मुद्दे को उठाऊं, और कई बार प्रयास करने के बाद भी ड्रॉ में नहीं आता, और जब ड्रॉ में आ जाए और उसको लगे कि आज मैं इन लोगों के बारे में बोलूंगा, तो उसके मन के अंदर ये होता है कि मैंने कम से कम लोकसभा सदस्य के नाते मैंने अपनी आवाज़ को उठाया है और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। इस सत्र के अंदर मैंने 2 चीज़ों का मैंने उल्लेख किया था 377 के अंदर, कि दिल्ली के अंदर 3 बिजली कंपनियां हैं, 2 सरकार की हमारी कंपनियां हैं, जो लोगों को वीआरएस मिल गई, जो प्राइवेट कंपनियों के जो एम्प्लॉई हैं उनको कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिलता, और ट्रांसको और जो दिल्ली सरकार की जो कंपनियां हैं उनको लाभ मिलता है। ऐसे 22,000 वीआरएस कर्मचारी
वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र का सांसद हमारी बात को उठाएगा। वो पूरी दिल्ली भर के थे। दूसरा, लगभग 27 साल से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का शासन था। मैंने एक प्रश्न ये लगाया था कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की स्थिति उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शासन में बद से बदतर हो गई है। जो प्री मैच्योर जो बच्चे होते हैं, अस्पतालों के अंदर प्री मैच्योर बच्चे को रखने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती, आईसीयू बेड नहीं थे। इसी कारण तो सरकार बदली अरविंद केजरीवाल की। तो मेरा ये सुझाव था, ये सरकार से मांग थी कि पूरी दिल्ली के अंदर भारत सरकार एक ऐसा अस्पताल बनाए, प्री मैच्योर जो बच्चे हुए हैं उनको उसके अंदर दाखिल किया जाए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो लाखों रुपया हर आदमी पे नहीं कर सकता। ऐसा कोई काम कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वे गरीब लोगों के लिए एक बच्चे का जीवन बचाना, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। यह प्रस्ताव मैं लेकर आया था। अगर ये वहां पास होता तो देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के सामने जब विषय आता तो कुछ ना कुछ लोगों को आस बनती कि ऐसा प्री मैच्योर बच्चों के लिए भी एक अस्पताल बनना चाहिए। जी के लक्ष्मण जी, पहले भी इस मुद्दे पे कई बार चर्चा हुई है कि प्रश्नकाल चले, इस पे एक आम सहमति बने कि कम से कम सभी दलों के बीच एक सहमति बने कि प्रश्नकाल चले, शून्यकाल चले, ताकि आम सांसद जो है वो अपने क्षेत्र की जो मुद्दे हैं उनको उठा सके। तो आप महसूस करते हैं कि सहमति वो बननी चाहिए? हालांकि सहमति पे चर्चा तो होती है लेकिन सहमति बन नहीं पाती है। आपको जानकारी होना चाहिए मनोज जी, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब होता है ना, सभी दलों के सामने विपक्ष तो मानते हैं प्रश्नकाल चलना है, शून्यकाल चलना है, ये तो संसदों का हक है, वहाँ मानते हैं। तुरंत सदन में आते ही ये शोर मचाना शुरू करते हैं। ये लोगों को इनका जो रवैया अपना रहे सदन के अंदर पता चल गया। बीएसी में तो मानते हैं, बाहर आके दूसरे, और सदन से पहले आप बाहरी अब धरना प्रदर्शन करते हैं, प्ले कार्ड्स लाते हैं। एक संसद के अंदर राज्यसभा हो, लोकसभा हो, लोग क्या आपसे अपेक्षा करते हैं? अरे हमारा प्रतिनिधि जब होते, हमारे मुद्दे, ये हमारे जो मसले हैं, हमारा वो उठाने के लिए जो सोचते हैं, जब समय आया, मौका आया, तो इस तरह आज विपक्ष के कई नेताओं का भी, संसदों का भी मुद्दे आए थे। आज किसानों का समस्या उठाने का यही मौका, बाहर बोलने से वजह आप अंदर बोल सकते। आप लोग भी जाए आपको अंदर, इसीलिए कि आप हमारे मुद्दा उठा के, मगर यहाँ सदन में आने से पहले बाहरी आप मुद्दा उठाते, बाहरी दर्शन करते। अरे लोग तो आपको जिता के भेजे, आपको चुन के भेजे, कम से कम बात करो, यहाँ उठाओ, डिस्कस करो, डिबेट करो, सरकार से मांग, आप एश्योरेंस लो, और वो छोड़ के सदन छोड़ के बाहर फिर जाते हैं। जी, बाहरी रहना अच्छा है तो बाहरी रह जाओ आप, जो लोगों के हित के लिए सोचने वाले अंदर आ सकते हैं। जी बिल्कुल के लक्ष्मण जी, और मैं बताऊं आपको कि इसी मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल लोकसभा में एक दिन 11 सवाल किसानों से संबंधित थे, खेती बाड़ी से संबंधित थे, और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये अपील कर रहे थे कि मैं किसानों के मुद्दों पर जवाब देना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन सदन में गतिरोध के चलते ना तो सवाल पूछे जा सके, ना शिवराज सिंह चौहान जी उसका उत्तर दे पाए। यह नुकसान होता है जब प्रश्नकाल नहीं चलता है और एक सदस्य को अपने सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है। के लक्ष्मण जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। योगेंद्र चंदोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।